नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अभ्युत्थान में। हमारा जो लास्ट टॉपिक हुआ था वो हुआ था लिथिक एज का, यानी कि हमने पाषाण काल के बारे में पढ़ा, प्रस्तर युग के बारे में। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कांस्य युगीन सभ्यता, यानी कि जो अपनी हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, जो कि सबसे पुरानी और सबसे अच्छी नगर नियोजित सभ्यता मानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने अब तक क्या पढ़ा कि मानव की उत्पत्ति हुई, पहले क्या एक नर वानर की तरह वो हुआ करता था। धीरे धीरे उसने आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया उसने। फिर वो खाद्य संग्रह हुआ, मछली पकड़ने लगा, कृषि खेती करने लगा। ठीक है, और फिर नवपाषाण काल में आकर के वो तांबे का भी उपयोग करने लग गया। उसको तांबा प्राप्त हो गया था किसी स्थान से, जैसे उदयपुर के पास की जो बागोर सभ्यता है, बागोर सभ्यता में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। तो बागोर के पास में ही जो उदयपुर राजस्थान में है, और राजस्थान में खेतड़ी नाम का स्थान पड़ता है झुंझुनू जिले में, वहाँ पर उसको तांबे की प्राप्ति हो गई थी किसी प्रकार से। ठीक है, तो धीरे धीरे वो इन सब चीज़ों को यूज करने लगा, और जो नई सभ्यता है उसमें वो सिविलाइट, जो पूरी तरह से सिविलाइट हो गया। पहले कच्ची ईंटों के घर बना के रह रहा था, जो मेहरगढ़ नामक स्थान है बलूचिस्तान में, वहाँ पर उसको कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले। ठीक है, वहाँ पर कच्ची ईंटों के मकान में रह रहा है। उसके बाद फिर वो किसी नए जगह पर पहुँचा है कि सिंधु नदी के पास में पहुँच गए, एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं। और सिंधु नदी के पास में जाकर के कोई गांव बसाया, और 10-20 मतलब कोई कबीले हुआ करते थे, 10-20 कबीले लोग वहाँ परिवार एक साथ पहुँचे और उन्होंने अपने घर बना लिए। अब वहाँ पर क्या किया उन्होंने, वहाँ पर क्या किया कि वहाँ पर पक्की ईंटों के उन्होंने घर बना लिए, क्योंकि जो पहले कच्ची ईंटों घर हुआ करते थे, उसने पक्की ईंटें बना ली, उनको पका लिया। ठीक है, क्योंकि लंबे समय तक चल सकती थी, क्योंकि उसने कच्ची ईंटों पर भी दिमाग लगाया होगा, तो उसने यही चीज़ सोच साच के पक्की ईंटों पर भी ईंटों का घर बनाने लग गया। अब उसने पानी की व्यवस्था कर ली वहाँ पर कि पानी को किस प्रकार से घरों के निकालना है, यानी सब घरों के सामने होकर के एक नाली जा रही है, और पूरे घर का जितना भी वेस्ट वाटर है वो सारा उसमें होकर के निकल रहा है। तो इसने सारी चीज़ें एक तरीके से नियोजित करने लग गया, तो एक बहुत अच्छी एक सिविलाइज्ड कल्चर की स्थापना कर दी उसने, बहुत अच्छी एक सभ्यता की उसने स्थापना कर दी। और ये जो सिंधु घाटी के पास में डेवलप हुई, सिंधु नदी के किनारे पर, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा स्थल है वो है हड़प्पा। ठीक है, इसको हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यताओं की जब हम बात करते हैं तो हड़प्पा संस्कृति आती है। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी और सबसे समृद्ध सभ्यता थी, क्योंकि जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता बताते हैं, मिस्र की, यूनान की, काफ़ी सभ्यताएं इसके समकालीन हुई, लेकिन इसके बाद की वो सभ्यताएं मानी जाती हैं, और वहाँ के लोगों ने यहाँ की चीज़ों को अपनाया है, यानी कि ऑप्ट किया है। वो मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा किस प्रकार से यहाँ की चीज़ें वहाँ तक पहुँच पाई। ठीक है, तो ये विश्व की सबसे समृद्ध नगरीय व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पर जो घर हुआ करते थे वो यानी मेन रोड पर उनके दरवाजे निकलते थे, अंदर की तरफ दरवाजे खुला करते थे। एक ग्रिड पद्धति का यूज करके इन्होंने नगरों को बसाया था। ग्रिड पद्धति का मतलब क्या होता है, यानी कि जैसे कोई नेट है, ठीक है, उसमें एक तार इधर डला हुआ है बीच में, उसके बाद एक तार अलग डला हुआ है, यानी कि फिक्स डिफरेंस पे उसमें तार डले हुए हैं। इसी प्रकार से उसमें हॉरिजॉन्टल डले हुए हैं, उसी प्रकार से उसमें वर्टिकल डले हुए हैं। ग्रिड बन गया। ठीक है, यानी कि हर जो रोड है वो एक चौराहे पर आकर के काट रहा है। ठीक है, जिस प्रकार से चंडीगढ़ शहर बसा हुआ, आप कभी मैप में देखोगे तो आप जैसे चंडीगढ़ शहर को कभी देखोगे तो इस प्रकार से वो बसाया गया है, यानी कि उसमें इस प्रकार से रोड्स हैं। ठीक है, और ये ग्रिड होता है। तो इस प्रकार से वो शहर बसाया गया ग्रिड पद्धति के माध्यम से। और उसके जो दरवाजे खुला करते थे, घरों के दरवाजे खुला करते थे गलियों में, जैसे कि जैसे कोई ये मेन रोड है, इसके पास में छोटी सी गली है। ठीक है, और कोई घर बना हुआ है तो उसका इधर गेट ना होकर के इधर गेट है उस गली में, सेक्टर्स की तरह, जैसे सेक्टर होते हैं ना, तो सेक्टर की तरह हुआ करता था। और इनके पानी के लिए मतलब पक्की नालियों की व्यवस्था हुआ करती थी, और किसी बड़े स्थान पर जाकर के नालियाँ खुलती थी, और नाले से नदी में इस प्रकार से जाता था उनका पानी, जो वेस्टेज हुआ करता था। ठीक है, और इन स्थानों पर एक जैसे स्नान घर भी प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो में। तो कोई बड़ा जैसे कोई अनुष्ठान होता था, आपने कुंड देखे होंगे जहाँ पर सामूहिक स्नान होता है, कोई यज्ञ वगैरह कुछ होता है, तो बड़े एक स्थान पर सभी लोग जा कर के नहाते हैं। तो इस प्रकार के भी स्थल मिले हैं। अन्नागार इनके यहाँ पर मिले हैं, यानी कि जो भी कृषि करते थे, जो भी अपना धन धान्य जुटाते थे, उसको इकट्ठा करके अपने घरों में भर देते थे, जिससे कि इनको साल भर का अनाज वहाँ से प्राप्त होता रहे। ठीक है,
व्यापार के भी साक्ष्य मिले हैं, ये पूजा भी करते थे और काफ़ी जो चीज़ें यहाँ पर प्रचलित थी वो सारी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं, जो कि एक नगर नियोजित संस्था सभ्यता है उसको प्रूव करने के लिए बहुत काफ़ी माने जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें प्राप्त हुई और एक इतनी चीज़ें प्राप्त हुई और तब जाकर हम मानते हैं इतना सिविलाइज्ड कल्चर वहाँ का था। अगर वहाँ की लिपि पढ़ी जाती और हम उनकी जो उन्होंने लिखा उसको हम पढ़ पाते तो हमें शायद और भी कुछ उसके बारे में पता चल पाता कि वो उन लोगों की क्या सोच हुआ करती थी और वो क्या सोचते थे, उन्होंने कैसे कैसे इस नगर नियोजित सभ्यता को बसाया था। ठीक है, 1921 में एक स्थान है पाकिस्तान में हड़प्पा, तो हड़प्पा नामक स्थान से इस संस्कृति का नाम पड़ा हड़प्पा संस्कृति। ठीक, कब 1921 में सब स्थान की खोज हुई। ठीक है, भारत के जो पुरातत्व विभाग है जो पहले ब्रिटिश के अंडर हुआ करता था, जॉन मार्शल महानिदेशक थे, उनके निर्देशन में राय बहादुर साहनी यानी आर.वी. साहनी द्वारा उत्खनन किया गया पहली बार 1921 में। 1921 में पहला स्थान मिला कहाँ पर, ये मिला था हड़प्पा में। हड़प्पा कहाँ पर है, पाकिस्तान में। मिला कैसे, एक तरीके कोई वहाँ पर लाइन डाली जा रही थी, अंग्रेज कोई पटरी बिछा रहे थे तो वहाँ पर खुदाई के दौरान उनको कुछ प्राप्त हुआ। उसके बाद में फिर जब वो पुरातत्व विभाग के लिए उसकी कुछ चीज़ें भेजी गई तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई पुरानी चीज़ हो सकती है, इसलिए उन्होंने काम रुकवा करके रेल लाइन का वहाँ पर खुदाई करवाई, उत्खनन करवाया। तो वहाँ पर एक पूरा का पूरा नगर, एक पूरा का पूरा वहाँ पर नगर प्राप्त हुआ। देखिए कैसा नगर प्राप्त हुआ वहाँ पर। इस प्रकार का एक वहाँ पर नगर प्राप्त हुआ। ठीक है, जिसमें कि एक ये वाला जो क्षेत्र है ये एक बात है। ठीक है, इधर जो घर बने हुए हैं इस प्रकार से घर बने हुए हैं और ये हो सकता है कि दुर्ग होगा, यहाँ पर शासक वर्ग रहते होंगे। ठीक है, इस प्रकार एक वहाँ पर बहुत ही सुनियोजित नगर मिला जो कि किसी भी सभ्यता में ऐसा एग्जाम्पल हमें देखने को पूरे विश्व में कहीं पर प्राप्त नहीं होता है। जिन सभ्यताओं में अगर ऐसे कोई अवशेष मिलते हैं तो वो थोड़ा उनसे मॉडर्न है, यानी कि वहाँ से चीज़ें उन्होंने ऑप्ट करी हैं, सीखी हैं और अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ऐड करी हैं। ठीक है, तो जॉन मार्शल कौन थे, महानिदेशक भारतीय पुरातत्व विभाग के। आर.वी. साहनी के निर्देशन जॉन मार्शल के निर्देशन में और आर.वी. साहनी द्वारा उत्खनन किया गया 1921 में। ठीक है, राखलदास बनर्जी ने फिर मोहनजोदड़ो में खुदाई करी क्योंकि दूसरा स्थान वहाँ पर मिल चुका था। 1922 में खुदाई हुई, लेकिन जॉन मार्शल ने जो इसकी तिथि बताई है वो 3250 से 2750 तक की बताई है। अब इसकी तिथि के बारे में बात करें तो जैसे कि बता चुका हूँ पहले, C14 जो पद्धति होती कार्बन डेटिंग की, उसके माध्यम से तिथि का निर्धारण होता है। ठीक है, लेकिन अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग उनके मत, तो इसी प्रकार से इसके बारे में काफ़ी मत हैं। ठीक है, उनको मैं बताता हूँ अभी आपके लिए। तो C14 के जो अनुसार इन्होंने अपने जॉन मार्शल ने अपने हिसाब से बता दी सब 3250 से 2750 तक की इनकी तिथि थी जो लोग यहाँ पर रह करते थे। जो रेडियो कार्बन पद्धति है उसके अनुसार कब हो गई 2350 से 1750। तो जो सर्वाधिक जो मत मान्य होगा वो इनके कुछ ना कुछ बीच का ही होगा। इन्होंने अपने हिसाब से ज़्यादा बता दी, हो सकता है इसके हिसाब से थोड़ा कम हो, लेकिन इनके बीच में भी कुछ ना कुछ मत हो सकता है। तो इसके जो काल निर्धारण की जो अन्य तिथियाँ हैं वो आप थोड़ा देख लीजिए। जो अर्नेस्ट वैज्ञानिक हैं उन्होंने अर्नेस्ट मैके उन्होंने बताया है इसको कब का, अर्नेस्ट मैके ने बताया 3800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व का इन्होंने बताया है कि ये जो सभ्यता है वो इतनी पुरानी हो सकती है। ठीक है, माधव स्वरूप वत्स हैं, उन्होंने 3500 से 2750 ईसा पूर्व का इसको बताया है। C.J. गैड ने बताया है 2300 ईसा पूर्व से 1750 तक का। मार्टिमर व्हीलर ने 2500 से 1500 तक का। फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 ईसा पूर्व तक का। और रेडियो कार्बन की जो मैंने अभी बताया 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक का। ठीक है, और D.P. अग्रवाल जो है उन्होंने 2300 से 1700 ईसा पूर्व का बताया है। जो सर्वाधिक मत मान्य है वो इनके बीच का ही कुछ मान्य माना जाता है। ठीक है, फैलाव इसका कहाँ था, उत्तर में जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था। जम्मू कश्मीर में कोई स्थान पड़ता है जो कश्मीर वाला इलाका है उसमें। ठीक है, और दक्षिण में नर्मदा का मोहाना है। नर्मदा का मोहाना कहाँ पर है, गुजरात में। उससे भी आगे दायमाबाद नाम में एक स्थल पड़ता है महाराष्ट्र में, वहाँ तक इसका फैलाव था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जब हम बात करते हैं पश्चिम में, तो पश्चिम में कहाँ तक पहुँच रहा है ये, मकरान तट है। मकरान के पास में सबसे बड़ा जो स्थल है वो कौन सा है, मेहरगढ़। ठीक है, इसको जो सबसे पुराने जो साक्ष्य हैं वो मेहरगढ़ में प्राप्त होते हैं कृषि के। ठीक है, तो वहाँ तक इसका विस्तार था।
और पूर्व में कहाँ तक है, मेरठ तक। मेरठ कहाँ पर है, ये दिल्ली के पास में पड़ता है, उत्तर प्रदेश का इलाका है, हिंडन नदी यानी यमुना नदी के पास वाला क्षेत्र है। वहाँ पर कौन सा स्थान है, आलमगीरपुर। ठीक है, उसके अलावा राखी गढ़ी है, कहाँ पर, ये राखी गढ़ी उसी का भी स्थान माना जाता है, हरियाणा में ये पड़ता है। ठीक है, और हनुमानगढ़ जो राजस्थान है उसके पास वाले क्षेत्र हैं। तो काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ था और इस प्रकार की इसकी आकृति हुआ करती थी। ठीक है, प्रमुख जो हड़प्पा कालीन स्थल हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि करके कहाँ से हमें कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई, कौन सा नगर कितना बड़ा हुआ करता था। तो पहला स्थल पड़ता है हमारा हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा कहाँ पर है, मोंटगोमरी ज़िला है, कहाँ पर, पंजाब में, जो पाकिस्तान वाला जो पंजाब है, क्योंकि जो पहले बड़ा पंजाब हुआ करता था डिवाइड हो गया कब, 1947 में। ठीक है, 1947 में डिवाइड हो गया, तो एक हिस्सा पंजाब का उधर चला गया और एक हमारे पास में रह गया। और हड़प्पा सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख स्थल माना जाता है हड़प्पा संस्कृति का, सिंधु घाटी सभ्यता का। तो जो आर.बी. साहनी, व्हीलर, माधवस्वरूप बस्त के द्वारा यहाँ पर उत्खनन करा गया, कब किया गया, 1921 में। आर.बी. साहनी अभी बताया था मैंने, राय बहादुर साहनी, और जो महानिदेशक थे पुरातत्व विभाग के वो कौन थे, जॉन मार्शल। ठीक है, रावी नदी के तट पर ये स्थान था मोंटगोमरी, यानी जितनी भी सभ्यताएं विकसित होती हैं वो सभी कहाँ पर विकसित हुई, ये विकसित हुई नदियों के किनारे पर। ठीक है, जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, सिंधु के आसपास के सारे क्षेत्र हैं, वहाँ पर विकसित हुई, इसलिए पूरी सभ्यता को नाम दे दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता। और जिसके साथ में जो अनेक जो और स्थल मिले हैं तो वो भी उसी काल के हैं, तो उनको उसी में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर अन्नागार प्राप्त हुए। अन्नागार क्या होता है, कोठी होती है, यानी कि जिसमें कि अन्न को भर दिया जाता है। अन्न जब प्राप्त होता है, कांस्य की गाड़ी, यानी कि तांबे और टिन से मिला करके अगर कोई गाड़ी बनी वो। ठीक है, पारदर्शी वस्त्र पहने, यानी कि जिन वस्त्रों से आर पार देखा जा सके, ऐसे कुछ वस्त्र पहने हुए यहाँ पर एक मूर्ति मिली है, वो भी किससे बनी हुई है, वो भी कांसे से बनी हुई है। गरुड़ चित्रित मुद्रा है, यानी कि यहाँ की जो कॉइन्स होते थे यानी मुद्राएं होती थी उस पर गरुड़ का फोटो छपा हुआ है। ठीक है, मछुआरे का चित्र, यानी कोई मछली पकड़ते हुए मछुआरे का चित्र मिला है। कांसे दर्पण, यानी कांसे से बना हुआ कोई दर्पण है जिसमें चेहरा देखते होंगे वो लोग। ठीक है, और जो कब्रगाह है उसमें कांसे से बने दर्पण मिले हैं। कब्रगाह में कांसे का दर्पण मिलने का मतलब क्या है, क्योंकि आपने जो मिस्र की जब आप सभ्यता के बारे में पढ़ोगे, जब आप विश्व का इतिहास पढ़ोगे तो उसमें मिस्र की सभ्यता के बारे में बताया जाएगा। तो मिस्र की सभ्यता में जो लोग शासक वर्ग के हुआ करते थे उनके साथ में सोने चांदी का आभूषण वगैरह ये चीज़ें रखी जाती थी। तो पहले ऐसा कुछ प्रचलन रहा होगा कि जब उनका समाधान हो रहा है, जब उनको गाड़ा जा रहा है ज़मीन में, ठीक है, उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, तो उनके साथ में कुछ चीज़ें उनकी रख दी जाती थी। ठीक है, सोने के कंगन और सोने के मनकों वाला एक हार भी वहाँ पर प्राप्त हुआ है। अब इसकी पुष्टि एक चीज़ से और होती है, क्योंकि जो ऋग्वेद है हमारा वैदिक काल में, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में हम पढ़ते हैं वैदिक काल, 1500 ईसा पूर्व से जो बाद तक का जो काल आता है 600 ईसा पूर्व तक का, उसमें हम वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। और वैदिक काल की सबसे बड़ी जो रचना है वो है ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद का जो छठा मंडल है उसमें हरियूपा नामक एक शब्द आता है जिसको कि हड़प्पा कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा को उन्होंने हरियूपा लिखा है, हम इसको हड़प्पा बोल रहे हैं। ठीक है, हड़प्पा में सबको ताबूत में रखकर दफनाया जाता था, यानी कि जलाने की प्रथा शायद वहाँ पर नहीं थी, और उनको दफनाते थे यानी कि ज़मीन में गाड़ देते थे, यानी कि कोई लकड़ी का कोई डिब्बा बना करके, ताबूत बना करके उसमें सबको रख करके उसके साथ में कुछ और चीज़ें रखी जाती थी और उनको रख करके दबा देते थे। ठीक है, और यहाँ पर जो नगर है वो ऊपरी और निचले दो भागों में विभक्त है, क्योंकि हो सकता है जो ऊपरी भाग है उसमें पुरोहित वर्ग रहता हो, शासक वर्ग रहता हो, नीचे वाला है जिसमें कुछ कृषक हैं, मजदूर हैं, कुछ इस प्रकार के लोग रहते होंगे। इस प्रकार से दो भागों में शहर को डिवाइड किया गया था, ऊपरी भाग और निम्न भाग। ठीक है, पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भी बड़ी संख्या में मिली, यानी कि ईंट से बनी हुई मूर्तिकाएं भी वहाँ पर प्राप्त हुई हैं। और एक मूर्ति जिसमें कि योनि से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। योनि से पौधा निकलने का मतलब किसी पौधे की उत्पत्ति हो रही है योनि से, और यानी कि जो जननी उसको सृष्टि निर्माता के रूप में भी बताया गया है, यानी कि एक एग्जाम्पल के तौर पे उसको माना जा सकता है कि यानी कि हर चीज़ की उत्पत्ति इसी प्रकार से होती है। ठीक है, इस प्रकार के जो अवशेष वहाँ पर प्राप्त हुए हैं, जैसे ये मुद्रा है जिसमें गरुड़ भगवान और इधर कुछ जानवर छपे हुए हैं।
ठीक है। इस प्रकार से मन को वाला हार मिला है, ये मूर्ति हो सकती है। और ये एक सिंगा, यानी कि जो आपने मूवी देखी होगी मोहनजोदारो, जिसमें एक सिंगा का जिक्र किया गया है, तो वो इस प्रकार का कोई जानवर हुआ करता था। हो सकता है वो गैंडा हो, क्योंकि उसके भी नाक पे एक सींग होता है। तो इस प्रकार का कोई जानवर हुआ करता था जिसको पवित्र जानवर मानते थे। और एक इस प्रकार के पुजारी की मूर्ति मिली है मोहनजोदारो से, ठीक है। मोहनजोदारो से पुजारी की मूर्ति मिली है जिसके दाढ़ी है, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति। इस प्रकार का कुछ और मिला है, ठीक है। नेक्स्ट स्थल आता है मोहनजोदारो। मोहनजोदड़ो एक इसको कहते हैं मृतकों का टीला, यानी कि इसका जो संस्कृत में जो अर्थ है वो मृतकों का टीला है। कहाँ पर स्थित है? लरकाना। लरकाना कहाँ पर स्थित है? सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में स्थित है। वहाँ पर एक स्थान मिला है मोहनजोदड़ो, ठीक है। इसका जो उत्खनन किया गया वो राखलदास बनर्जी और एम व्हीलर द्वारा 1922 में किया गया, यानी कि ये दूसरा जो शहर है कहाँ का, दूसरा जो हड़प्पा संस्कृति है उसका दूसरा बड़ा शहर है, ठीक है। यहाँ से सबसे बड़ी चीज़ क्या मिली है? यहाँ पर मिला है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार का मतलब क्या है? यानी कि कोई एक बड़ा ऐसा स्थल जहाँ पर सभी लोग नहाते थे, यानी कि आज के टाइम का स्विमिंग पूल बड़ा कह सकते हैं। या फिर किसी मंदिर पर जो अपने कहीं काफ़ी जो तीर्थ स्थल है वहाँ पर बड़े कुंड होते हैं जहाँ पर सामूहिक स्नान होता है, इस प्रकार का कोई स्थल ये वहाँ पर प्राप्त हुआ है, ठीक है। कोई महाविद्यालय के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। और कांस्य से निर्मित नग्न मूर्ति मिली है, एक किसी स्त्री की मूर्ति, तो नग्न मूर्ति उसकी बनाई गई है। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति है और एक श्रृंगी पशु वाले मुद्राएं हैं, जो कि उनका पवित्र पशु हुआ करता था। एक श्रृंगी जिसके नाक पर एक सींग हुआ करता था, उसके जो चित्र वाली कुछ मुद्राएं वहाँ से प्राप्त हुई हैं, यानी कि जो भी कॉइन्स वो यूज करते थे उनके ऊपर वो एक श्रृंगी की चित्र हुआ करता था, ठीक है। चांदी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, कपड़े के अवशेष। चांदी के बर्तन हो सकता है जो कि शासक वर्ग के लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, वो चांदी के बर्तनों में खाना खाते होंगे, ठीक है। कपड़े के अवशेष मिले हैं, मिट्टी के तराजू प्राप्त हुए हैं, सिलवट्टा और बालों में लगाने वाली पिन, यानी कि जो चीज़ें आज हम देख पाते हैं, जो कोई बालों को संभालने के लिए बालों में पिन लगाई जाती हैं, सिलवट्टा जिस पर कि कुछ पीस करके कुछ खाना बनाया जाता है, सब्जी बनाई जाती है, ठीक है। और मिट्टी के तराजू, यानी कि माप तोल का भी उनके यहाँ पर प्रचलन था। यानी कि जो चीज़ें आज हम देख पाते हैं वो सारी चीज़ें हम आज 2020 में जी रहे हैं। और 2020 से भी 2500 साल पहले की बात है, तो 4500 साल पहले ये सारी चीज़ें प्रचलन में थी, ठीक है। तो यानी कि आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा विकसित वो सभ्यता होगी, ठीक है। कांसे के दर्पण मिले हैं, हाथी दांत की कंघी मिली है। हाथी दांत बहुत महंगी चीज़ होती है, लेकिन उस टाइम पे हो सकता है वो ज़्यादा अवेलेबल होता होगा, तो हाथी दांत की कंघी वहाँ से प्राप्त हुई है। ईंट से निर्मित खेल बोर्ड प्राप्त हुआ है, जैसे कि हो सकता है कोई चौसर वगैरह खेलते हों, या जैसे महाभारत में दिखाते हैं चौसर का खेल, और हो सकता है लूडो वगैरह कुछ खेलते हों, तो इस प्रकार कोई खेल खेलते होंगे और इसका कोई खेल बोर्ड वहाँ पर प्राप्त हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो वहाँ की चीज़ मिली है वो है विशाल स्नानागार। 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा है, इस प्रकार का मिला है, जिसमें कि सीढ़ियाँ भी हैं, ठीक है। इस प्रकार का विशाल स्नानागार वहाँ से प्राप्त हुआ है, ओके। ये एक दाढ़ी वाले पुजारी की तस्वीर है, ये एक नग्न मूर्ति है, और ये मुद्रा है जिसमें कि एक श्रृंगी का चित्र है वो बना हुआ है, ठीक है। एक सीप का पैमाना प्राप्त हुआ है। सीप कहाँ पर मिलता है? ये समुद्र में मिलता है, तो सीप का बना हुआ कोई पैमाना प्राप्त हुआ है। 21 मानव कंकाल मिले हैं। मानव कंकाल क्यों मिले हैं? क्योंकि वहाँ पर समाधान की जो प्रक्रिया यूज़ करी जाती थी वो सब आंशिक समाधान भी हो सकता है, ठीक है। 3 प्रकार के समाधान उस टाइम पर चलते थे, तो उनमें से जो कि कुछ प्रक्रिया है उसमें ताबूत में रख कर के शवों को दफनाया जाता था, तो वो वाले यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल मिले यहाँ से 21। इसको नखलिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है, सिंध का नखलिस्तान। नेक्स्ट स्थान आता है चनूदड़ो। चनूदड़ो कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में ही स्थित है और ये सिंध पाकिस्तान में है। 1931 में इसकी खोज करी गई। सिंधु नदी के किनारे का ये स्थल है, ठीक है। अर्नेस्ट मैके और एनसी मजूब द्वारा उत्खनन किया गया। कब? 1943 में। 1931 में इसकी खोज करी गई और 1943 में इसका उत्खनन किया गया, ठीक है। यहाँ से कुछ यह स्थल मन का खिलौना और बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के बर्तन हो सकता है फेमस होंगे, या फिर यहाँ की कुछ मिट्टी अच्छी होगी इसलिए यहाँ पर बर्तन बनते थे, खिलौने बनते थे, और वो अपने पूरे क्षेत्र में भेजे जाते थे, यानी व्यापार होता होगा। मन के बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है, और बिल्ली का पीछा करते हुए किसी कुत्ते की कोई तस्वीर प्राप्त हुई है, ठीक है। कांसे की गाड़ी मिली है। बकराकार ईंटों का सर्प जो उल्लेख है वो यहीं पर प्राप्त होता है, और मछलियों के अंकल वाली मुद्रा है। पक्की मिट्टी की नालियाँ मिली हैं और लिपस्टिक का प्रमाण मिला है, यानी कि जो कि पहले मकान बना रहे थे, मकानों के बाद क्यों आज हमने काफ़ी स्थानों पर देखा है कि पानी की समस्या बहुत रहती है। जैसे पहले कोई कॉलोनी डिज़ाइन कर दी, ठीक
ठीक है, घर बना दी। उसके बाद में व्यवस्था किसकी कर रहे हैं, सड़क की व्यवस्था कर रहे हैं और ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करी, पहले सड़कें निकाली, ठीक है, उनके पास में फिर नालियाँ निकाली, ग्रिड पद्धति बनाई, उसके बाद में उन्होंने घर बनाए। यानी कि कुछ ऐसी समस्या नहीं आई, कभी बरसात भी आए या फिर कोई पानी की कोई रुकावट वगैरह नहीं आए। तो यानी कि सब चीज़ों को ध्यान रखते थे। इन्होंने नालियाँ बना दी तो नालियों से बदबू नहीं है, इसलिए उनको ढक करके भी रखते थे, ठीक है। तो पक्की मिट्टी के जो ईंट हैं उनका उपयोग वहाँ पर किया जा रहा था। घरों के अंदर आंगन हुआ करता था और आंगन में कुआं हुआ करता था। यानी कि हर घर में पानी की अपनी अलग व्यवस्था हुआ करती थी। स्नान गृह भी हुआ करता था, यानी बाथरूम, कमरे और शौचालय। यानी कि ये जो चीज़ें आज ये स्वच्छ भारत चल रहा है, जो भी आज हम गाँव में, पता नहीं हम कैसे इतना पीछे हो गई, इतनी सभ्यता अच्छी हमने विकसित कर ली 4,500 साल पहले, और फिर भी आज हम इन चीज़ों पे ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बहुत ज़्यादा पीछे जा चुके हैं, ठीक है। इस प्रकार के वहाँ पर टीले मिले हैं और ये कोई बंदर की मूर्ति है, ये कुछ लिपस्टिक के अवशेष वहाँ पर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्थल आता है लोथल। लोथल पड़ता है गुजरात में और इसको कहते हैं गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा इसको क्यों कहते हैं, गोदीवाड़ा मतलब डॉकयार्ड, डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह, ठीक है। यानी कि ये जो स्थल है ये गोदीवाड़ा के रूप में यानी बंदरगाह के रूप में यूज किया जाता था। ये कहाँ पर स्थित है, जो गल्फ ऑफ कैम्बे है यानी खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी कहाँ पर है, अहमदाबाद ज़िले में। अहमदाबाद के पास में स्थल प्राप्त हुआ है लोथल, ठीक है। तो यहाँ पर एक नदी पड़ती है भोगवा नदी। भोगवा नदी से कोई साइड में कोई ऐसी जगह बनाई गई जिससे कि भोगवा नदी का पानी उसमें जमा हो जाता था और वहाँ जितने भी क्या होता है बंदरगाह पर कि वो बड़ा कोई जहाज़ होता है वो तट पर आकर के लग जाता है, वहाँ से माल उतारा जाता है और वापस उसमें माल चढ़ाया जाता है, ठीक है, कि वो होता है समुद्र पे। अब यहाँ हो सकता है यार लोथल में समुद्र तो है नहीं, थोड़ा सा दूर पड़ता है, अंदर पड़ता है काफ़ी। तो यहाँ पर कोई नदी है तो नदी के पास में ही जैसे कोई नदी निकल रही है ये वाली, ठीक है, इसके पास में जैसे इस प्रकार से कोई स्थान बना दिया, ठीक है, इस प्रकार से कोई स्थान बना दिया, इसमें पानी भर गया और इसकी दीवारें वगैरह जो साइड के तट हैं वो पक्के बना दिए। तो यहाँ पर सामान इन्होंने स्टॉक कर दिया। इसमें से कोई जैसे नाव इधर आएगी, नाव यहाँ पर आकर के रुकी, इसमें से माल उतारा या फिर माल चढ़ाया, इस प्रकार का वहाँ पर कुछ किया उन्होंने। तो इस प्रकार के जो बंदरगाह हैं वो कहाँ पर प्राप्त हुए हैं, लोथल में गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। ये पक्की ईंटों का बना हुआ है, ये जो आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार का स्थान यहाँ पर मिला है, ठीक है। मम्मी के भी यहाँ पर प्रमाण मिले हैं। मम्मी कहाँ पर होती थी, मम्मीज़ मिलती थी मोस्टली मिस्र की सभ्यता में। तो यानी कि पुराना थोड़ा स्थल है और यहाँ पर भी कोई चीज़ें वहाँ की कॉपी करी गई हैं, ठीक है। इसलिए मिस्र के साथ में इसके संबंध होने का संकेत मिलता है। सीधी सी बात है, मम्मी वहाँ पर यूज करी जा रही हैं, यहाँ पर भी यूज की जा रही हैं, इनका दोनों का कुछ आपस में संबंध रहा होगा। पक्की ईंटों से बना हुआ है जो गोदीवाड़ा है यानी बंदरगाह, भोगवा नदी से जुड़ा हुआ है। 1955 में और 62 के मध्य यानी 5-6 सालों तक इसकी खुदाई चली और काफ़ी यहाँ पर चीज़ें प्राप्त हुई, ठीक है। ये हाथी दांत के कुछ अवशेष भी यहाँ पर प्राप्त हुए, हाथी दांत यहाँ पर मिले हैं। युगल समाधान यानी कि पति पत्नी को साथ में दफनाया जाता था। हो सकता है यहाँ सती प्रथा भी हो, जैसे बाद में सती प्रथा किस प्रकार की थी, जैसे कोई किसी औरत का पति मर गया, वो विधवा हो गई तो उसको साथ में उसकी चिता जलाई जाती थी। तो हो सकता है इसी प्रकार का कुछ यहाँ पर चलता हो और यहाँ पर युगल समाधान किया जाता था, ठीक है। पशु बलि की प्रथा थी, यानी कि लोग देवताओं को अपने खुश करने के लिए पशुओं की बलि दिया करते थे, ठीक है। सोने का हार यहाँ पर प्राप्त हुआ है, सील खड़ी की मोहरें मिली हैं, सीप और तांबे की चूड़ियाँ, मिट्टी के जार, हाथी दांत का पैमाना, कुत्ते की ताम्र मूर्ति, यानी कि काफ़ी विकसित चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट स्थल आता है कालीबंगा। कालीबंगा की सभ्यता भी इसको बोल सकते हैं, राजस्थान में पड़ता है, हनुमानगढ़ जिले में, घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। डॉक्टर वी लाल और बी के थापड़ के निर्देशन में 1960 में इसकी खोज हुई, इसका उत्खनन हुआ। इसको सोथी संस्कृति भी कहा जाता है। यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि कोई हल वगैरह से इन खेतों को जोता जाता था, इस प्रकार का कुछ पैमाना भी है, ठीक है। तो यहाँ पर खेती करी जाती थी और 3 प्रकार की जो समाधान की जो विधियाँ हैं वो यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। कौन कौन सी, आयताकार गर्त यानी कि कोई आयताकार गड्ढा खोदा गया उसमें समाधान हो रहा है, वृत्ताकार यानी गोल गड्ढा बनाकर उसमें दफनाया जा रहा है, और विस्तृत समाधान यानी कि एक स्थान पर काफ़ी सारे लोगों को दफनाया जा रहा है, यानी कि कब्रिस्तान टाइप का कुछ, ठीक है। तो इस प्रकार के यहाँ पर एग्जाम्पल मिलते हैं। नेक्स्ट कालीबंगा में दुर्ग भी मिलते हैं और बस्ती, दोनों प्रकार की अलग अलग सुरक्षा दीवारों से घिरे हुआ करते थे, यानी कि शासक वर्ग जो है वो दुर्गों में रह रहा है और नॉर्मल जो जनता है वो कहाँ रह रही है, बस्ती में रह रही है, ठीक है। कालीबंगन का जो अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ हैं, इसका अर्थ कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में। नेक्स्ट स्थल आता है रोपण, पंजाब।
सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है और 1950 में इसकी खोज करी गई। किसने करी? डॉक्टर BV लाल ने करी गई भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा। और 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के जो निर्देशन में इसकी उत्खनन हुई और यहाँ पर कब्र में आदमी के साथ में कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो हो सकता है वो कोई पालतू कुत्ता हो और वह उसके मालिक के साथ में उसको दफनाया जाता हो, तो हो सकता है। ऐसे कुछ ही एग्जाम्पल होंगे, ऐसा तो नहीं कि सारी जो भी साक्ष्य मिले हैं उनमें सब में कुत्ता दफनाया गया होगा, लेकिन हो सकता है कुछ जो चीज़ फेवरेट होती होगी या फिर प्रिय चीज़ होती होगी उसको उसके साथ में दफनाया जाता होगा। जहाँ अलग अलग जगह अलग अलग उनके रिवाज। नेक्स्ट स्थल आता है हमारा कौन सा? धौलावीरा। धौलावीरा में जो सबसे बड़ी जो चीज़ प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है क्या? यहाँ पर मिला है स्टेडियम। ठीक है, यानी कि हो सकता है कि यहाँ पर जैसे कोई मनोरंजन का कुछ खेल हो रहा हो, कोई दौड़ की प्रतियोगिता हो रही हो, कुश्ती हो रही हो, मल्लखंभ हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, उसको देखने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बैठे हुए हैं पवेलियन में और लोग बीच में खेल का मज़ा ले रहे हैं। तो वर्तमान में कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ में स्थित है। ठीक है, 1967 में JP जोशी ने इसकी खोज करी और 1990 में RS बिष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर क्या गया? उत्खनन इसका किया गया। ठीक है, ये सारे स्थल हैं वो हमें एक साथ ही प्राप्त नहीं हुए हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। 1921 में हड़प्पा मिला, 1922 में मिला, 1960 में जाकर के कालीबंगा मिला, ठीक है, लोथल मिला 1943 में जाकर के। इस प्रकार से अलग अलग टाइम पर ये चीज़ें हमें प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, और जैसी चीज़ प्राप्त होती है इनके अलग अलग मत होते हैं। और जब हमारे भारत में जब 1905 में ये जो घटना हुई थी, 1905 में ये स्थान हमें पहले प्राप्त हुए थे, मेरगढ़ जो नामक स्थान है वो 1905 में मिला था। तो उस टाइम पे विश्व जगत में, क्योंकि भारत एक औपनिवेश हुआ करता था, यानी कि कॉलोनी हुआ करता था किसकी? ब्रिटिश साम्राज्य की। तो ब्रिटिश लोग क्या कहते थे, दुनिया में एग्जाम्पल सेट करते थे कि भारत में बारबेरियंस रहते हैं, यानी कि बहुत बर्बर जाति के लोग रहते हैं, इनमें कोई किसी प्रकार की सभ्यता नहीं है, किसी प्रकार का कोई ढंग नहीं है और हम इनको सिविलाइज्ड कर रहे हैं। ठीक है, हमने इनको सिविलाइज्ड कर दिया है, इस प्रकार के वो दावे करते थे। लेकिन जब 1905 में खेती के साक्ष्य मिले, उसके बाद में फिर 1921 में हड़प्पा जैसा शहर निकला, तो ये सारे दावे उनके झूठे साबित हो गए और उन्होंने कोशिश करी किसी प्रकार से इन चीज़ों को दबाया जाए, जिससे कि हमारी जो हम झूठे दावे दुनिया के सामने कर रहे हैं वो हमारे दावे फीके ना पड़ें। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जैसे कराची में कुछ रेल लाइन बिछाई जा रही थी, जो ईंटें प्राप्त हुई हड़प्पा में, तो हड़प्पा की ईंटों को निकाल करके उन्होंने रेल लाइन के नीचे बिछा दिया। तो सोचिए, जो ईंटें कब की 4,500 साल पुरानी प्राप्त हो रही हैं, जिनको कहाँ पर यूज कर रहे हैं अंग्रेज? हाँ, पटरियों के नीचे। तो यानी कितनी मजबूत वो चीज़ें हो सकती हैं। और अंग्रेज इस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि भारत इतने साल पहले इतना सिविलाइज्ड हुआ होगा। ठीक है, तो उन्होंने कोशिश करी काफ़ी चीज़ों को दबाने की और इसलिए काफ़ी चीज़ें हमारी साक्ष्य प्राप्त जो हमें हुए वो शायद हमारे पास में अवेलेबल हो भी ना, काफ़ी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, ये जो नगर मिला है ये त्रिस्तरीय संरचना है और यहाँ से स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं। स्टेडियम में वही चौड़ा स्टेडियम, उसके चारों तरफ बैठने की व्यवस्था, पक्की ईंटों के बने हुए पवेलियन। ठीक है, घोड़े के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, पशु की छोटी कांस्य मूर्ति है, नेवले की पत्थर की मूर्ति है। इनमें जो मेन चीज़ है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबको पता है कि कब उत्खनन हुआ, किसने उत्खनन करवाया। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मोस्टली क्वेश्चन क्या होते हैं कि जैसे कृषि के जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से प्राप्त हुए। स्टेडियम कहाँ पर मिला है? ये मिला है धौलावीरा में। और जो गोदीबाड़ा है वो कहाँ पर प्राप्त हुआ है? वो प्राप्त हुआ है हमारे लोथल में। ठीक है, और जो स्नानागार है वो कहाँ पर मिला है? वो मिला है मोहनजोदड़ो में। और पक्की ईंट की जो नालियाँ मिली हैं वो कहाँ पर प्राप्त हुई हैं? वो चंदूदड़ों में प्राप्त हुई। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इस प्रकार का स्टेडियम यहाँ पर मिला है, जो स्टेडियम की जो बैठने वाले स्थान है। ठीक है, इस प्रकार का कुछ होता होगा। नेक्स्ट आता है रंगपुर। यह है वर्तमान में अहमदाबाद नदी में मादर नदी मिलती है, उसके स्थान पर तट पर स्थित है। MS वत्स द्वारा 1931 में इसकी खोज की गई और रंगनाथ राव द्वारा इसका उत्खनन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट स्थान है आलमगीरपुर, जो कि सबसे अंतिम स्थल पड़ता है पूर्व की ओर हिंडन नदी के किनारे पर। हिंडन को यमुना भी बोल सकते हैं क्योंकि इसकी सहायक नदी है। भारत सेवक समान संस्था के इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान रहा, 1960 के समथिंग इसकी खोज हुई इस स्थान की। कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं, मेन पॉइंट है, कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। बर्तनों पर मोर गिलहरी की चित्रकारियाँ मिली हैं। इस प्रकार के कुछ बर्तन वहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्थान है सुरकोटड़ा, कच्छ में स्थल है और 1964 में ये स्थान मिला और जगपत जोशी द्वारा इसकी उत्खनन करवाया गया।
सुरकोटड़ा में और क्या चीज़ें मिलती हैं? थाली और जार मिलते हैं, मिट्टी से निर्मित शिवलिंग के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट स्थान है सुरकांगेडोर। ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। जो मेहरगढ़ है वो और भी पुरानी सभ्यता मानी जाती है, लेकिन ये जो स्थान है सुरकांगेडोर, ये कराची के पास में स्थल है और हड़प्पा का सबसे पश्चिमी स्थल है। ईरान सीमा पर मकरान समुद्र तट है और दास्क नदी के मुहाने पर ये स्थित है। ठीक है, इसकी खोज 1927 में ऑरेल स्टैन और 1962 में जॉर्ज डेल्स द्वारा इसका खुदाई कराया गया। ठीक है, प्राकृतिक चट्टान पर स्थित है, इसलिए यहाँ किसी प्रकार की कोई दबी हुई चीज़ें प्राप्त नहीं हुई हैं, मोहरें वगैरह नहीं मिली हैं। नेक्स्ट आता है नगर नियोजन, नगर संरचना और योजना। तो इसमें क्या है कि जो हमने सारे स्थल देख लिए, हमने सारी चीज़ें पढ़ ली कि किस प्रकार के नगर वहाँ पर हुआ करते थे। ग्रिड पद्धति में बने हुए थे, मकानों के जो दरवाजे हैं वो गलियों में खुला करते थे, पक्की ईंटों की नालियाँ हैं, तो सब कुछ मिलता था। घरों में आंगन हुआ करता था, स्नान गृह, शौचालय, कुआं वगैरह सब हुआ करता था। इस प्रकार की नगर नियोजन संरचना थी। तो इसमें ऐसा कुछ स्पेशल नहीं रह गया पढ़ने के लिए। तो इसकी जो नगर नियोजन जो योजना थी वो इसकी प्रमुख विशेषता रही किसकी? हड़प्पा की। ठीक है, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो नगर थे उसमें अपने अपने दुर्ग थे, यानी कि उसमें शासक वर्ग के लोग रहते थे, यानी पुरोहित वर्ग के लोग रहा करते थे। ठीक है, और भवन जो है ग्रिड पद्धति में बने हुए हैं, दरवाजे और खिड़कियाँ पीछे की ओर खुलते थे, भवन 2 मंजिले भी हुआ करते थे। इस प्रकार की ये जो सभ्यता मिली है, इस प्रकार के घर यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इस प्रकार से घर में कुआं हुआ करता था, पक्की ईंट की कुछ नालियाँ इस प्रकार से हुआ करती थी। ठीक है, इन पक्की ईंटों से ही घर बनाए जाते थे। ये जल विकास की जो प्रणाली है वो अद्भुत थी, यानी ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, पानी की बहुत अच्छी निकासी व्यवस्था करी गई थी। हड़प्पा में 6 अन्नागार मिले हैं जो कि प्रत्येक 15.23 मीटर लंबा और 6.9 मीटर चौड़ा, यानी कि जिस प्रकार से FCI के गोदाम FCI का यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गोदाम होता है हर शहर में, जिसमें कि भंडारण किया जाता है अनाज का। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो शासक वर्ग है उसके अंडर में भी कुछ अन्नागार हुआ करते थे, यानी कि जो भी उसने प्रोडक्शन जनता से खरीदा, कोई आपदा वगैरह आए तो ऐसे टाइम के लिए उन्होंने स्टोरेज करके रखते थे। तो इतने बड़े बड़े हॉल टाइप के कुछ बना के रखे हुए थे उन्होंने। ठीक है, कालीबंगा में घरों में कुएं पाए हैं, घरों के बाहर मूरियाँ, ईंट और पत्थरों की तख्तियाँ से ढकी रहती थी। नालियों को भी मतलब ऐसे खुला नहीं छोड़ा जाता था। सबसे बड़ी जो चीज़ मिली वो क्या मिला? स्नानागार। कहाँ पर? ये मोहनजोदड़ो में सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। 11.88 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा स्थान है। ठीक है, स्नानागार पक्की ईंटों के फर्श से बना हुआ है, यानी कोई धर्मानुष्ठान होता होगा तो उस टाइम पे इसका यूज किया जाता होगा, सभी लोग इकट्ठे यहाँ पर नहाते होंगे। ठीक है, इसको विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया किसने? जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल कौन? भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक। ठीक है, ये जो अपना क्या है स्नानागार है। नेक्स्ट स्थल आता है कृषि। नेक्स्ट पॉइंट आता है कृषि। कृषि में क्या होता था कि ये लोग कृषि करते थे, क्योंकि जो अनाज के भंडारण के उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी, सारी चीज़ों की जो नियोजन है वो बहुत अच्छा है, तो ये कृषि भी करते थे। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के लोग नवंबर में बीज बो देते थे और अप्रैल महीने में गेहूँ और जौ को काटे थे, यानी रबी की फसल मुख्य रूप से करी जाती थी। कालीबंगा में कूण है, यानी कि हलरेख। कूण क्या कहते हैं इनको? स्थानीय भाषा में कूण कहा जाता है कि जो कि हल से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, खेती की जाती है, तो उसमें जो हल से जो बनते हैं ना, जैसे बीच में मिट्टी थोड़ी सी ऊंची हो जाती है और साइडों में गड्ढे होते हैं, तो उसको कहते हैं कूण। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों कर रहे हैं, यानी मोस्टली रबी की फसलें कर रहे हैं। कपास का जो उत्पादन है वो सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ। यूनान के लोग क्या कहते थे? इसको सिंडन कहते थे। सिंडन से ही फिर वो सिंधु के नदी किनारे पे था, उसका हिंदू हो गया, इस प्रकार से हिंदुस्तान बना। ठीक है, चावल का उत्पादन लोथल और रंगपुर में इसके कई प्रकार के चावल मिले हैं। ठीक है, लोथल और सौराष्ट्र में बाजरा प्राप्त हुआ है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में मिट्टी से बना हुआ खिलौना मिला है, यानी कि इस प्रकार का कुछ और इस प्रकार का मिला है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पशुपालन। पशुपालन में क्या क्या करते थे? बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, ये सब पालते थे। कुंवड़ वाला सांड, गधे और ऊँट भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इनके चित्र भी वहाँ पर प्राप्त होते हैं, मुद्राओं पर बने हुए थे। कुत्ता, बिल्ली और के जो बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के भी निशान प्राप्त हुए हैं। भारतीय गैंडे का एकमात्र जो प्रमाण है कहाँ पर प्राप्त हुआ है? आमरी नामक स्थान पर। सुरकोटड़ा में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए। तो यानी ये कुछ चीज़ हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए, किसी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं आपसे। सुरकोटड़ा में घोड़े के अवशेष, गैंडे का एकमात्र प्रमाण आमरी नामक स्थान पर मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखने वाली हैं, यानी कि 8-10 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो कि हमसे पूछे जा सकते हैं इसमें।
और हर एग्जाम में जो बड़े से बड़े एग्जाम हो उसमें इनका कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा आता है एंशिएंट हिस्ट्री में से, सिंधु घाटी सभ्यता का। शिल्प और तकनीकी ज्ञान कहाँ से निर्माण कर रहे हैं, यानी कि जो इनके संबंध है वो काफ़ी बाहर के लोगों से भी हो गए हैं। तो अफगानिस्तान से, ईरान से टिन भी मंगवा रहे हैं, अफगानिस्तान से टिन मंगवा रहे हैं, खेतड़ी से तांबा प्राप्त कर रहे हैं तो उनको मिलाकर के कांसा बना रहे हैं। ठीक है, तांबा कहाँ से प्राप्त हो रहा है, खेतड़ी खानों से, टिन अफगानिस्तान से। जो सूती कपड़े हैं वो मिले कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, यानी कि कपासी खेती करते थे तो सूती कपड़े भी बना रहे हैं। कताई के लिए तकलियों का यूज करते थे। हड़प्पाई जो लोग हैं नाव बनाने का काम करते थे। लोथल में अवशेष मिले हैं, गोदीवाड़ा मिला है, तो यानी कि नाव यूज करी जाती थी, बड़ी बड़ी नाव भी यूज करी जाती थी, जहाज वगैरह। सोना चांदी कहाँ से प्राप्त हो रहा है, अफगानिस्तान से। और कोलार नामक स्थान, यानी कि कहाँ पर है, कर्नाटक में जो कोलार गोल्ड फील्ड है वहाँ से भी चांदी प्राप्त होती थी, वो सोना प्राप्त होता था। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ का जो सोना मिला है उसमें चांदी के अवशेष है, तो कोलार का जो सोना है उसकी खासियत थी उसमें चांदी भी पाई जाती थी। ठीक है, रत्न कहाँ से, दक्षिण भारत से प्राप्त हुए। कुम्हार के चाक का प्रचलन भी हुआ करता था, मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं तो ऑब्वियसली चाक का प्रचलन हुआ करता था। अब हम व्यापार की बात करें, पत्थर का व्यापार कर रहे हैं, धातु का कर रहे हैं और हड्डी का व्यापार भी ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, ठोस पहिए वाली गाड़ी प्रचलित है यहाँ पर, खेती उनसे बहुत अच्छी हो रही है। मोहनजोदड़ो से मिट्टी और कहाँ से 2 पहियों वाली खिलौना गाड़ी मिली है, यानी बड़ी भी गाड़ी हुआ करती थी, तभी तो उनका देख देख करके खिलौना बनाया है। ठीक है, क्योंकि अब जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रोड पर चलती हैं तो उनको देख करके ही तो ट्रक, कार वगैरह ये सब चीज़ें में खिलौने के रूप में प्राप्त होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लोथल से अल्वेस्टर पत्थर का एक बड़ा पहिया मिला है, और बनावली से सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पोत निर्माण, यानी कि जो बड़े जहाज हैं उनका निर्माण, और नावों पर समुद्री व्यापार हुआ करता था। ये जो आपको रूट्स दिखाए गए हैं, ठीक है, इधर से जैसे भारत में चाइना से भी व्यापार हो रहा है, उधर की तरफ या अफगानिस्तान के ऊपर होकर इधर मध्य एशिया, रशिया की तरफ भी व्यापार हो रहा है। ठीक है, इधर पर्सिया यानी कि ईरान की तरफ यहाँ पर आ गए मध्य एशिया में। और इधर के जो व्यापार है अरब की तरफ का, ये किससे हो रहा है, ये हो रहा है नावों के माध्यम से व्यापार हो रहा है। ठीक है, हड़प्पाई लिपि क्या था, जो आज तक पढ़ी नहीं गई है। 1873 में इस लिपि का सर्व संबंध किससे बताया गया, ब्राह्मी लिपि से बताया गया, यानी कि इस प्रकार से लिखी गई है, इस साइड से। ठीक है, उल्टी ये लिखी गई है। इसका प्रयास 1925 में एल बेडल ने किया, लेकिन इसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। पत्थर की मोहरें और अन्य वस्तुओं पर लेखन के 4000 नमूने हैं। 250 से 400 भाव चित्रात्मक यानी कि पिक्चोरियल जो मुद्राएं हैं, अक्षर हैं, वो बने हुए हैं। सिंधु लिपि दाईं से बाईं ओर की ओर लिखी जाती थी। ठीक है, राजनीतिक और सामाजिक संगठन, तो यहाँ पर मैंने जैसा आपको बताया कि जो कुलीन वर्ग है, शासक वर्ग है, वो कहाँ पर रहता था, ये रहता था दुर्गों में। तो इनकी जो केंद्रीय शक्ति थी उनमें संचालित होती थी दुर्गों से। ठीक है, और शासक जो वणिक वर्ग था यानी व्यापारी वर्ग था, उसके हाथ में यहाँ का शासन था, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कोई हथियार वगैरह नहीं मिले हैं कि जहाँ पर आपको कोई युद्ध वगैरह के कुछ ऐसे आपको ऐसे लक्षण प्राप्त हों कि यहाँ पर युद्ध वगैरह होते होंगे, क्योंकि काफ़ी शांत प्रिय लोग हुआ करते थे। मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी, काफ़ी जो माता का स्थान है, यानी कि जब आपने को बताया कि एक योनि में से वृक्ष निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि जो जननी है उसको ही माता जो भगवान की तरह यहाँ पर पूजा जा रहा है। ठीक है, अनेक वर्ग हुआ करते थे, पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी और श्रमिक वर्गों में विभाजित रहा होगा। ठीक है, यानी कि हर जगह होता है युद्ध प्रिय कम, शांति प्रिय अधिक, यानी कि ऐसे कोई हथियार नहीं मिले हैं जिससे ऐसा लगे कि ये लोग आक्रामक हुआ करते थे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हथियार एक तो होते हैं कि शिकार करने वाले रक्षात्मक हथियार मिलने का मतलब है कि वो लोग शायद युद्ध करते होंगे, तो यहाँ पर रक्षात्मक हथियार नहीं मिले हैं। ठीक है, आभूषणों का प्रयोग महिला और पुरुष दोनों कर रहे हैं। पासे का खेल यानी कि एक बोर्ड टाइप का मिला ही है, और नृत्य करती हुई जो मूर्ति है यानी नृत्य का भी प्रचलन था। शिकार हो रहा है, पशुओं की लड़ाई हो रहा है क्योंकि स्टेडियम मिला है। पक्की मिट्टी की भी स्त्री मूर्तियाँ मिली हैं, बंदर की भी मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, और जो मिस्र के लोग हैं, नील नदी में जो नील नदी की देवी थी आइसिस, उसकी पूजा करते थे कि इसके समकालीन वहाँ पर एक सभ्यता है वो उत्पन्न हुई। जो मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं थी उनका जो आकार अगर देखा जाए, आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री में आप इनको देखोगे तो ये सिंधु सभ्यता का आकार है वो सबसे बड़ा वहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, माप तोल में क्या होता था, बाट के रूप में मन के जवाहरात की
बहुत सी वस्तुएं पाई जाती हैं। कांसे का डंडा पाया जाता है जिस पर माप के निशान थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो से सीप और लोथल से क्या है, हाथीदांत से बना हुआ स्केल प्राप्त हुआ है। सुरकोटड़ा से तराजू मिला है। ये मेन चीज़ है, आपको इन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना है क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन बन करके पेपर में आता है। दाह संस्कार का पूर्ण समाधिकरण और आंशिक समाधिकरण है, यानी कि 3 प्रकार की समाधान मिल गई। कहाँ पर, हनुमानगढ़ में, कालीबंगा में। कौन कौन से, आयताकार, वृत्ताकार और कौन सा सामूहिक समाधान वाला। ठीक है, रोपणी कब्र में मालिक के साथ में कुत्ता भी मिला है, यानी कि हो सकता है कोई प्रिय चीज़ों को उनके साथ में दफनाते होंगे। पुरुष देवता तो मोहर चित्र पर एक किसी पुरुष देवता को जिसके की सींग वगैरह हैं, इस प्रकार से उसको चित्रित किया गया है। ठीक है, अभी आपको ऊपर मैंने मोहर दिखाई थी। योगी को पद्मासन मुद्रा में दिखाया गया है, यानी कि योग का भी प्रचलन रहा होगा। चित्रित देवता को पशुपति महादेव कहा गया है। ठीक है, वैसे ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि तो सिंधु सभ्यता में लिंग पूजा का भी प्रचलन था। ठीक है, इसके भी प्रमाण मिले हैं। वृक्ष पूजन भी वो लोग करते थे। इंग सींग वाला जो जानवर है सर्वाधिक उसकी चर्चा मिलती है क्योंकि मुद्राओं पर मोस्टली उसी की तस्वीर है। ठीक है, और वृक्ष, पशु, मानव के स्वरूप में इसके देवताओं की यहाँ पर पूजा की जा रही है। प्राप्त मोहरों पर स्वास्तिक अंकन है, यानी सूर्य पूजा की वो लोग सूर्य पूजा भी वो लोग करते थे। ठीक है, यानी कि पूजा पर काफ़ी जोर था। और नेक्स्ट आता है उद्भव, उत्थान और अवसान। ठीक है, अब ये चीज़ मेन आती है इसकी कि इतनी अच्छी सभ्यता विकसित हुई। ठीक है, तो उसका पतन कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो इसके बहुत सारे मत हैं, लेकिन स्पष्ट मत इसका यहाँ कोई भी नहीं है। कि कुछ स्थान है जहाँ पर मकानों के दरकने के भी जो अवशेष मिले हैं, क्योंकि दीवारों में अब दरकने के निशान हैं। तो ऐसा भी माना जाता है, हो सकता है कि यहाँ भूकंप आया होगा। ठीक है, जिसकी वजह से मकान अपने टूट गए हैं, इस वजह से लोग यहाँ से छोड़ कर चले गए हों, या फिर बहुत ज़्यादा कुछ हानि हुई होगी। लेकिन एक सर्वाधिक जो मत माना जाता है वो माना जाता है कि जब 3000 ईसा पूर्व के समथिंग ये वाला जो क्षेत्र था जहाँ पर ये सभ्यता विकसित हुई, तो यहाँ पर बहुत अत्यधिक मात्रा में बारिश हुआ करती थी। ठीक है, तो यहाँ बारिश अच्छी हुआ करती थी, तो ये विकसित सभ्यता धीरे धीरे यहाँ विकसित होने लग गई। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि यहाँ पर जो कि बारिश है बहुत ज़्यादा कम होने लगी और इसकी वजह से यहाँ पर सूखा भूखा पड़ने लगा, तो ये लोग यहाँ से प्रस्थान कर गए और भारत के अन्य क्षेत्रों की तरफ यहाँ से उन्होंने रवानगी कर ली। ठीक है, तो जो इसका परिपक्व काल माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। 19वीं शताब्दी में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो हैं क्या हो गए, लुप्त हो गए बिल्कुल, क्योंकि वहाँ से लोग वहाँ पर छोड़ करके चले गए। इतनी अच्छी बनी बनाई व्यवस्था को लोग वहाँ से छोड़ करके चले गए। ठीक है, वो लोग फिर कहाँ गए इसके बारे में अभी ऐसा कोई फिक्स प्रमाण नहीं है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में लंबे समय तक रही, क्योंकि यहाँ पर जो कि मौसम था वो ज़्यादा चेंज यहाँ पर नहीं हुआ, तो ये जो सभ्यताएं थी यहाँ पर चलती रहीं। लेकिन जो सर्वाधिक जो नगर नियोजित सभ्यता थी, जो स्थल थे, वो सिंध में, पंजाब में, उस क्षेत्र में पाए जाते थे, क्योंकि जो और समकालीन की सभ्यताएं रहीं वो इतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी। ठीक है, सिंधु क्षेत्र में 3000 ईसा पूर्व समथिंग वर्षा बढ़ी, फिर उसके बाद कम हो गई, इसलिए यहाँ पर शायद लोग छोड़ करके चले गए। सभ्यता के पतन के बारे में जो इतिहासकारों के मत हैं वो क्या क्या हैं, जैसे गार्डन चाइल्ड और व्हीलर का है वो क्या है कि सैंधव सभ्यता पर विदेशी आक्रमण आए और आर्यों के आक्रमण हुए, यानी कि जो पर्शिया की तरफ से जो कुछ आक्रमणकारी थे वो लोग आए, उनके ये लोग लड़ाकू थे नहीं, तो इनके ऊपर उन्होंने हमला किया, तो ये लोग अपने स्थानों को छोड़ करके भाग गए। तो इस प्रकार से हो सकता है इसका अंत हुआ हो। जॉन मार्शल क्या कहते हैं कि विनाश भूकंप आया था वहाँ पर, इसलिए वहाँ से ये लोग छोड़ करके चले गए। प्रशासनिक शिथिलता के कारण सभ्यता का विनाश हुआ। इन्होंने 2 मत दिए, भूकंप का और प्रशासनिक शिथिलता का। ठीक है, नेक्स्ट आता है अर्नेस्ट मैके, यानी कि सिंधु सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हुई। जैसा कि मोहनजोदड़ो पिक्चर में दिखाया गया है कि नदी पर बांध बना दिया गया और उसकी वजह से फिर उसका रास्ता चेंज हो गया नदी का। जैसे कोई नदी आ रही है इसके ऊपर यहाँ पर बांध बना दिया और इसका रास्ता इधर से कर दिया। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ा अतिवृष्टि के कारण और ये बांध टूट गया, तो पूरा शहर तबाह हो गया। ठीक है, तो एक ये मत प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है संसाधनों में कमी, वनों का कटाव, पारिस्थितिक असंतुलन। इसमें मतलब कोई खास ज़्यादा दम इसमें है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है ओरल स्टेन, यानी जलवायु परिवर्तन। सीधी सी बात है, जब यहाँ पर बाढ़ आ रही है, अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, तो ये सब इसमें असंतुलन ही है। ठीक है, जलवायु में। मार्टिमल व्हीलर का है सभ्यता का आकस्मिक अंत हुआ, आधार विदेशी था। हड़प्पा सभ्यता का आधार क्या था, विदेशी। ये इन्होंने अपने अपने मत हैं। जनसंख्या वृद्धि भी मत बताया है। एम आर सानी ने भूतात्विक परिवर्तन बताया है और मोहनजोदड़ो के लोग आग लगाकर सामूहिक हत्या कर दी गई।
तो इस प्रकार का कुछ तो और कहीं ऐसा प्राप्त होता नहीं है कि इतने सारे लोगों को एक साथ मार दिया गया हो, क्योंकि जो भी अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं, कंकाल मिले हैं, तो मोस्टली समाधान में ही प्राप्त हुए हैं। तो ये काफ़ी सारे रीजन्स रहे यहाँ पर जो सभ्यता पनपी उसके, ठीक है। और एक आपको मैं थोड़ा सा इसमें एक स्लाइड दे देता हूँ जो कि हो सकता है आपके एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे। बर्तन उद्योग कहाँ पर था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। धातु उद्योग हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल में। मनका बनाने का कारखाना चनुदड़ो और लोथल में। चूड़ी उद्योग यानी कि इसका जो अर्थ है वो काली चूड़ियाँ ही हैं, कालीबंगा और चनुदड़ो। कांसा उद्योग मोहनजोदड़ो में। ईंट निर्माण ये सब जगह हो रहा था क्योंकि पक्की ईंट के ही सारी साक्ष्य वहाँ से प्राप्त हो रहे हैं कार्यस्थल से। हाथी दांत उद्योग लोथल में, यहाँ पर हाथी दांत की कंघी वगैरह भी यूज करी जा रही हैं, ठीक है। प्रसाधन सामग्री चनुदड़ो में जो लिपस्टिक मिली है वो प्रसाधन सामग्री से रिलेटेड है। कछुए के खाल से संबंधित उद्योग लोथल में हो रहा है क्योंकि लोथल में गोदी बाड़ा है तो समुद्र से चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। सीप उद्योग बालाकोट कराची की साइड में कुछ पड़ता था, ठीक है। मूर्ति निर्माण हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में, यानी कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको एग्जाम की दृष्टि से, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। तो ये हमारी एक सिंधु सभ्यता जो कि विश्व की सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता थी, उसकी हमने आपको पूरी स्टोरी बताई, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करवाया, एक एक स्थल के बारे में आपको बताया। तो साथियों ज़रूर इस वीडियो के बारे में बताएं या वो कैसी लगी, आपको कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि इसमें ऐसा मैंने कोई भी चीज़ इसमें छोड़ी नहीं है, जो चीज़ इसमें अपनी जो स्लाइड्स हैं इनमें लिखी नहीं गई हो, ठीक है। तो आप ऐसा ना सोचें कि कोई चीज़ सारी चीज़ लिख के तो बताई नहीं, क्योंकि लिखने में चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाती। जब आपके सामने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं तो मेरे हिसाब से आपकी कोई चीज़ छूटेगी नहीं। मैंने आपको कंप्लीट नोट्स से बना दिए हैं, ठीक है। तो जो कोई भाई नोट्स चाहता है कि ये नोट्स आपको प्राप्त हो जाएं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है आप उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। और मैं आपको फिर प्रोसेस बता दूंगा आपके नोट्स कैसे प्राप्त होंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच साथियों। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाएं, ठीक है। और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए आगे मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।